हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। मैं सर रोमन सिंह और आज हम करने वाले हैं हमारे जो 13 चैप्टर है उनमें से एक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो कई बच्चों का डाउट में रहता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। भाई आज तेरे को ऐसे ऐसे ट्रिक्स बता दूंगा कि तेरे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स भी बन जाएंगे और सारा पेपर इजी लगने लगेगा। और ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, तो इतना हार्ड है नहीं जितना तुमने सोच रखा है। मेंटलिटी बना रखी है कि सर इलेक्ट्रिसिटी बहुत हार्ड है, बहुत इजी चैप्टर भाई, बहुत इजी है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स लगाने की मैं गारंटी ले रहा हूँ, न्यूमेरिकल लगाएगा इसके बाद। वीडियो देख पूरा बढ़िया एकदम, फिर न्यूमेरिकल्स भी लगाएगा अच्छे से करेंगे। और देख टारगेट रहा सर, शुरू से टारगेट था ये, हाँ शुरू से टारगेट था भाई 13 दिन में हम लोग 13 चैप्टर खत्म करेंगे। और उसके बाद आपका ये रहना चाहिए कि मेरे 100 और 100 आएंगे। खुद से इस प्रॉमिस करो कि हाँ मेरे 100 और 100 आएंगे। आपके ही आएंगे और किसी के भी आएंगे, बट जो अपने हिसाब से खुद पर मैनेज करेगा उसके जरूर आएंगे, ठीक है। चल भाई ज़्यादा बकवास किए ना, स्टार्ट करते जाए। ये रहा देख, इसका बोर्ड का जो वेटेज है, बोर्ड का वेटेज कितना है देख भाई। तेरे कुछ मोटे मोटे चैप्टर्स है, जैसे केमिस्ट्री में हो गया था 4th नंबर का चैप्टर जो कार्बोनेटेड कंपाउंड, 8 नंबर का चैप्टर है, मतलब उसको अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है, ठीक है। और पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस वाला 6, 7, तो इनको प्रिपेयर करना अच्छे से ज़रूरी है कि नहीं। तो ये भी 7 मार्क्स का चैप्टर है भाई, 7 मार्क्स छोटे नहीं होते, कम नहीं होते। 1 मार्क्स भी गया तो हमारा तो सपना टूट जाएगा 100 और 100 का। तो अपने को तो 7 मार्क्स भी कंपलसरी है, 1 मार्क्स भी कंपलसरी है, एक चीज़ नहीं छोड़ेंगे हम लोग। चल भाई स्टार्ट करते हैं। बोर्ड का वेटेज कितना है सर? 7 मार्क्स का समझ में आया। क्वेश्चन कितने आएंगे? तो 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 आएंगे, हाँ ठीक है। एक आएगा तेरा एमसीक्यू, एक आएगा तेरा फिलअप, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ठीक है। एक शॉर्ट, एक लॉन्ग, एक फिलअप और एक तेरा आएगा एमसीक्यू। मतलब आपके एक एमसीक्यू आने वाला, एक शॉर्ट आएगा, एक लॉन्ग आएगा, एक फिलअप आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्या हो जाता है 7 नंबर का कंप्लीट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंपल्सरी आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। अब हो सकता है वो फॉर्मूला डिराइव करवा दे। सर फॉर्मूला हमने तो देखा ही नहीं, मैं दिखाऊंगा तो आज अच्छे से दिखाऊंगा, देख नहीं भूल सकता मैं, ठीक है। बस कॉन्स्टेंटली धैर्यपूर्वक पेशेंसली बैठे रहो, पढ़ो, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि एग्जाम सर पे आ रही है। देख ऊपर एग्जाम सर पे आ गई है। शॉर्ट कितने का है? 2 मार्क का। यहाँ से सर क्या पूछेगा? यहाँ से तेरा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल। इसमें तो फिक्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्वेश्चन फिक्स है यहाँ, ठीक है। यहाँ तेरा ओम्स लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा, पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और बनना जैसे वो यूनिट पूछ लेगा, एम्पीयर वोल्टमीटर पूछ लेगा, कहाँ लगाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। डन। अब एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एकदम कॉन्स्टेंटली एकदम बढ़िया तरीके से बैठ जाओ, पानी की बोतल लेकर के, किताब लेकर के, कॉपी लेकर के, एनसीईआरटी साथ में लेकर के चलो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। अभी भी इतना टाइम में दिया, तुम 100 में से 100 ला सकते हो भाई। मैंने कहा 13 दिन मुझे दो, तुम भी करो। 13 दिन तुम्हारे, 13 दिन बाद में ना हो ना तो फिर बताना कि सर मैंने आपने जो बोला वो किया, लेकिन मेरा अभी भी नहीं हुआ। चलो आगे टॉपिक्स फोकस है। करंट का है, इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। पहला इलेक्ट्रिक करंट क्या है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सर्किट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मोस्ट ये चीज मिस मत करना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन मिस ही मत कर देना, कहीं से पढ़ो लेकिन ये कंपल्सरी आने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि इजी है, इसी में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं आ जाता आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग लॉ। अब देखो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ये इलेक्ट्रिक करंट्स भाई, इसी का नाम दूसरा इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है सर? मुझे याद नहीं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है बेटा। देख आंसू है, देख इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है द नंबर ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मेनली फ्लो करने वाला तेरा कौन है? वो इलेक्ट्रॉन है। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, या एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर गए, उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रिक करंट। अब देख द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर, एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, द डिवाइस व्हिच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड सेल। अब जिस वजह से उसमें करंट फ्लो होता है वो एक सेल की वजह से होता है। अगर सेल नहीं लगाएंगे तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। भाई तूने एक काम किया, एक सर्किट बनाया, एक सर्किट बना रहे, ये सर्किट बनाया समझ, हाँ बना लिया, बड़ा प्यारा सा, ये मैंने लगा दी कि ये मैंने लगा दिया बल्ब, सब कुछ लगा दिया मैंने। क्या ये ग्लो करेगा? नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर स्विच ऑफ, अल्लाह स्विच ऑन कर दे, लेकिन अभी भी नहीं करेगा क्योंकि सर इसमें मेन कंपोनेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, सर ये क्या होता है? बना रहे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से उधर भागते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर मूव करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है पोटेंशियल डिफरेंस की, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं करेंगे। जैसा तुम लोग नहीं कर रहे हो, जब तक एग्जाम नहीं आएगी तब तक पढ़ना थोड़ी चालू होगा। चलो अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब सेल लगा दिया, ये रहा, ये सेल का डायग्राम होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ठीक है। और आपका जो करंट है इसकी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है, उल्टी डायरेक्शन मतलब अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो सर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है तो आपका करंट किधर फ्लो करेगा? अपोजिट डायरेक्शन बना दो, हाँ ये अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो आपका अगर इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो आपका करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा। सर ये किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, हम बरसों से मान लिया है और अभी भी मानते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर, सर आपने कहा, ठीक है, मैंने कहा क्या? द रेट ऑफ charges flown through a conductor। रेट इसकी चार्जेस की किससे? एक कंडक्टर से कितने फ्लो करे, मतलब एक कंडक्टर में से, कंडक्टर क्या होता है? जो करंट को फ्लो करे, है ना। आया दिमाग में क्वेश्चन कि सर कंडक्टर क्या होता है? देख बेटा, कंडक्टर क्या होता है? जो करंट को फ्लो करे, और जो ना करे वो आपका इंसुलेटर होता है। तो कंडक्टर मतलब अगर एक कंडक्टर में से कितने चार्जेस एक सेकंड में निकल रहे हैं तो वो तेरा क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए मैं बता दूं, ये मान लेते हैं पास कोई कंडक्टर है, इसको मैंने मैग्नीफाई करके एकदम जूम करके दिखाया, जहाँ पे मैंने दिखा दिया इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सर जा रहा है, मैंने कहा एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन 5 कूलम चार्ज निकल गया। इसका मतलब सर उसका करंट कितना हो गया? कितना हो गया? 5 कूलम निकल गया, तो 5 कूलम पर सेकंड, 5 कूलम पर सेकंड, ठीक है। ये इसको ऐसे 5 ही लगा है एस, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो 5 कूलम पर सेकंड। तो सर इस कूलम पर सेकंड को बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, अभी देखो बताता हूं। चलो ये चीज समझ में आ गई? एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो कंडक्टर, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सर मैथमेटिकल बताते हैं इसको, बिल्कुल बताते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख, इसका कितना प्यारा सा है। मैंने क्या बोला? रेट निकाल दिया, रेट जहाँ भी आ जाए तेरे को टाइम से डिवाइड कर देना है, ठीक है। टाइम से डिवाइड कर, तो अब देख सर करंट को डिनोट, हाँ इधर से डिनोट करते हैं, करंट को डिनोट करेंगे आई से, आई, ठीक है। Q अपॉन T, आई क्यू टी, आई क्यू अपॉन टी, ठीक है। आई क्यू टी समझ में आया? नहीं किसी को नहीं लाना, ठीक है। तो आई फर्स्ट क्या है? क्यू अपॉन टी। आगे देखिए, अब मैं बोलूँ कि सर ये इस करंट जो है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एक ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की? बोलता है ऐसा यूनिट इज एम्पियर, इज ऐसा यूनिट इज एम्पियर। क्या है? एम्पियर। इसको डिनोट करेंगे हम ए से। सर चार्ज की ऐसे, चार्ज की ऐसे मुझे ना गुलाम होती है,
कूलम, ठीक है। इसको भी हम सी से डिनोट करते हैं कैपिटल से। टाइम कैसे यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, क्या होती है, सेकंड। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एक्स, टाइम कैसे यूनिट सेकंड। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, तो उसमें हमेशा तो ऐसा यूनिट में ये रखना है, जितना भी यूनिट्स है वो सारी की सारी ऐसे यूनिट्स में होनी चाहिए। इससे क्या क्वेश्चन बड़ा प्यारा आंसर इजी आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, हाँ सर इतना समझ में आ गया ऐसा। अब मैं बात करूँ कि बता 1 एम्पियर करंट क्या होगा। 1 एम्पियर करंट सर मेरे को नहीं पता क्या होगा, मैं एक फॉर्मूले से बता दूंगा। 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर डिफाइन 1 एम्पियर। क्वेश्चन कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, जब 1 कूलम चार्ज कितनी सेकंड में निकल जाए, 1 सेकंड में, है ना। 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में निकल जाए तो तेरा वो क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो व्हेन 1 कूलम चार्ज पास थ्रू a conductor in 1 सेकंड, 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज निकल जाए, क्या बोलेंगे उसको, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज निकल गया, क्या बोलेंगे 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकल देखना, देखो यहाँ पर लाना है, यहाँ क्या लाना है 1। अब यहाँ पर जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, तो सर इसको जब मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है। मतलब इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं, ठीक है। तरह 1 एम्पियर हो गया। कोई भी चीज समझ में नहीं है ना, फटाफट भगा दे देगा। अब देख एक बार चुनता हूँ कि इसको हम मीजर किसमें करते हैं, एम मतलब एम्पियर है, इसको मीजर किसमें करेंगे सर, करंट मीजर किसमें करेंगे, करंट का मीजर होगा इज measured by ammeter. करंट इज मेजर्ड बाय एम्मीटर। एम्मीटर की हेल्प से इसको मेजर किया जाता है। देखो मैं तेरे को एक बड़ा कॉमन एग्जांपल देता हूँ। तो कभी चक्की पे गया आटा पिसाने के लिए, आटा वगैरह मतलब आटा नहीं पिसा, गेहूँ वगैरह लेकर के गया हो चक्की के ऊपर, तो वहाँ एक इतना बड़ा सा पैनल होता है ऐसा ऐसा, ठीक है, लकड़ी का। उसमें एक बॉक्स इधर होता है, एक इधर होता है, उसमें एक में ए लिखा हुआ होता है, एक में वी लिखा हुआ होता है। तो वो जो ए लिखा हुआ होता है ना वो होता है एम्मीटर होता है। कभी देखा नहीं, कभी देखा नहीं तो जरूर देखना, पता चल जाएगा, ठीक है। अब सर एम्मीटर है, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो मैं बता दूं एम्मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एम्मीटर जो है वो हमेशा किसमें रहेगा, तेरा सीरीज के अंदर रहेगा। एम्मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हमेशा किसमें कनेक्ट करते हैं, एम्मीटर को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। सर सीरीज का मतलब क्या, मतलब जो आपका अप्लायंसेस लगा हुआ है उसके साथ में कनेक्ट कर देंगे, उसका पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव बन जाएगा या पॉजिटिव बना, मतलब उसी की सर्किट भी कंप्लीट कर दो, ठीक है। जैसे कि ये देखिए मेरे पास ये है, ये मैंने सेल लगाया है ना, ये की लगाई, ये मैंने बल्ब लगाया। अब मैंने क्या किया, एम्मीटर लगाना, ये मैंने एम्मीटर लगाया। अब देख क्या ये सीरीज में, ये और ये साथ में, या क्या ये और ये साथ में, ये और ये साथ में, तो ये क्या हो गया सीरीज में लगेगा। तो हमेशा याद रखना एम्मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। बट सर फिर गैल्वेनोमीटर भी तो होता है, वो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना छोटे छोटे करंट को डिटेक्ट करने का काम आता है, क्या करने के लिए, स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करने के। अगर आपसे पूछ ले कि गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, 1 मार्क क्वेश्चन है एमसीक्यू में आ गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो उसमें क्या आएगा, टू डिटेक्ट स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल करंट, वो छोटे छोटे करंट को डिटेक्ट कर देता है, ठीक है। चल 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 बहुत देर हो गई, अब देख इसको पढ़ लेना, वही चीजें सब लिखेंगे। देख ये ना तेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, देख डेफिनेशन को याद कर लो, डेफिनेशन याद होगी ना तुमको तो तुम ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तुम बना सकते हो। कैसे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कुछ नहीं है, डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब चार्ज कितनी सेकंड में, चार्ज 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, 1 सेकंड में कितने चार्जेस, 1 सेकंड 1 सेकंड में कितने चार्जेस, हाउ मेनी चार्जेस इन 1 सेकंड। तो क्या लिखेगा भाई, चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T विच इज इक्वल्स टू तेरा करंट। अब यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं,
बनाते जा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IT लिख सकते हैं सर T की वैल्यू निकालते जाओ कुछ नहीं इधर से उधर कर दो उधर से इधर कर दो ठीक है। अब एक ये द एसेंट ऑफ करंट इज एम्पियर 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू is the current flowing through a conductor if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं 1 एम्पीयर करंट। ये लिखा होता है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा किसमें मेजर किया जाएगा एमीटर में और इसको कनेक्ट किसमें किया जाएगा सीरीज में। बताया ना सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसको ठीक है क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता तो इसको हमेशा इसमें लगाते हैं लोग सीरीज के अंदर। चला गया एक पेज सर समझ में आ गया अच्छे से अच्छा समझ में आ गया मजा आ गया। ये देख ये रहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकले पॉजिटिव टर्मिनल तक आए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकले यहाँ से निकले और ये पॉजिटिव टर्मिनल तक आए ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये जो सेल बैटरी है इसका काम नहीं है इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाना ताकि ये मूव कर सके और ये एनर्जी आवेश कर देते हैं इसको दे देते हैं। भाई सेल का काम है बैटरी का काम क्या है बैटरी क्या करती है एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है सेल एनर्जी प्रोवाइड करवाने से क्या होगा सेल के पास एनर्जी आएगी और फिर वो एनर्जी इसको देगी लैम्प वगैरह को देंगे इसकी वजह से वो क्या करेंगे उसको एनर्जी को दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे ठीक है। आदित्य को ये बता दिया रजिस्टर क्या होता है सर अभी बता दूं रजिस्टर क्या होता है कोई भी अप्लायंस तरह कोई भी अप्लायंसेस है वो सारे के सारे रजिस्टर है जो करंट को रोकते हैं जो करंट की एनर्जी को यूज करते हैं सारे के सारे क्या है रजिस्टर। हाँ जो तुमको यूज करते हैं वो समझ लो सारे बिना पर्सनल। चलो आगे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देख इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देख इंस्टेंट में प्यारा सा एग्जांपल दे रखा है तो वो समझा दे। अगर मेरे पास एक बीकर है समझ में आया बीकर क्या होता है हाँ मेरे पास दूसरा बीकर है ठीक सर इतना समझ में आया। मैंने इन दोनों को पाइप से कनेक्ट किया किससे दो पाइप। अब मैंने इसको यहाँ तक इसमें पानी भर दिया यहाँ तक इसमें पानी भर दिया तो क्या ये पानी इधर से इधर फ्लो होगा क्या ये पानी इधर से इधर फ्लो होगा नहीं। अरे पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होता है हाई एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड मतलब ऊपर से नीचे क्यों आता है तो सर यहाँ पर दोनों सेम है ना इसमें प्रेशर ज़्यादा है मतलब ना इसकी हाइट ज़्यादा ना इसकी हाइट ज़्यादा है तो दोनों क्या है बराबर है तो पानी कहीं भी फ्लो नहीं करेगा। और अगर पानी फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब है मेरा बच्चा कि अपने को इसमें कोई हाइट का डिफरेंस लाना पड़ेगा एनर्जी में डिफरेंस लाना पड़ेगा तब जाकर अब सर एनर्जी में डिफरेंस कैसे आएगा तो जैसे इसको हाइट में जाएगा ना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ठीक है। तो एनर्जी में डिफरेंस लाना पड़ेगा जिसकी वजह से पानी जो है इधर से इधर है। तो मैंने क्या किया इसको पकड़ के ऊपर ले गया देखना जरा हाँ पकड़ा ऊपर ले गया है ना डन। अब पानी आएगा इसके अंदर हाँ सर अब आ जाएगा। तो ये क्या किया हमने एक डिफरेंस क्रिएट किया ना वैसे ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा डिफरेंस। जब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक तेरा इलेक्ट्रॉन ना चलेगा ही नहीं क्यों जाएगा भाई। तुम भी तो पढ़े थे इतने दिन से तुम लोग भी तो सर अभी 6 महीने हैं सर अभी 1 महीना है सर अभी तो रात भर में पढ़ लेंगे पढ़े हो भाई लेकिन जिस दिन एग्जाम होगी ना उससे पहले एक रात में ये भी पढ़ लूँ एक रात में सिलेबस कैसे कवर करूँ तो पता नहीं कैसे कवर करना होता है। चलो ये समझ में आया। अब देखिए मैं समझाता हूँ पोटेंशियल क्या हो गया हाँ सही है potential between two ends of the conductor. This difference in electric potential between the two ends of a conductor is called potential difference. और ये जो difference होता है ना potentials के अंदर उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं potential difference बोलते हैं। जो difference होता है दो ends के बीच में जो potential के बीच में difference होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं potential difference। आगे The potential difference in the circuit is provided by cell or battery। और सर्किट के अंदर जो तेरा पोटेंशियल है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा सेल या फिर बैटरी। किसको कौन कौन या तो सेल होगा या बैटरी यही करवा सकते। द केमिकल रिएक्शन इन द सेल प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। और इसमें क्या होता है तेरी जो बैटरी है सेल है वो क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है।
केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उनके बीच में वो क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन मेनली वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं ताकि वो सर्किट में फ्लो कर सके, ठीक है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक अब एक पोटेंशियल डिफरेंस है between 2 points A and B of a conductor is the amount of work done to move a unit charge। मतलब एक कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना वर्क डन किया गया एक चार्ज को मूव करने के लिए। वर्क डन ऑन अ चार्ज, इतना याद रखना है, वर्क डन ऑन अ चार्ज, वर्क डन ऑन सिंगल चार्ज, वर्क डन ऑन अ चार्ज, सिंगल चार्ज, ये वर्क डन ऑन सिंगल चार्ज, वर्क डन ऑन अ सिंगल चार्ज, कितना वर्क किया गया एक चार्ज पे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेगा, देख कैसे लिखेगा, वर्क डन, देख वर्क डन ऑन अ सिंगल चार्ज। भाई 5 चार्ज का दे दिया तो एक का कैसे निकालेगा सर, डिवाइड करके। बेसिक सा फंडा है ना यूनिटी का, यूनिटी कैसे निकालते हैं, यूनिटी का फंडा क्या है कि सर अगर मेरे को 10 का दे रखा है, 10 मैंगो 200 रुपए के, इतने महंगे, चलो मान लेते हैं 10 मैंगो 200 रुपए के, एक कितने का पड़ा 20 का। सर यूनिटी लगा दी, फंडा वही है कि डिवाइड कर दिया, वही फंडा देखो यहाँ लगाना है कि 5 कूलम चार्जेस को ले जाने में इतना वर्क किया, कुछ नहीं किया भाई, उतना वर्क किया तो ठीक है। 5 को किया, एक का मैं निकालता हूँ, एक का निकालते मेरे पास क्या जाएगा पोटेंशियल और डिफरेंस। कभी भी अकेला पोटेंशियल तो मिलेगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही मिलता है, ठीक है। हमेशा क्या मिलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब देखिए वोल्ट, इसकी ऐसे में क्या होती है वोल्ट, इसको नापते किसमें वोल्ट, वोल्टामीटर होता है, वी लगा हुआ होता है, ठीक है। वोल्ट से नापते तो वोल्ट क्या हो जाएगा, वर्क डन V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और इसकी SI क्या है वोल्ट, तो ऐसे ही ज्यादा होनी चाहिए, SI यूनिट याद होनी चाहिए। पहले क्या थी एम्पियर, किसकी थी करंट की, ये क्या है वोल्ट, किसकी है पोटेंशियल डिफरेंस की। डन, आगे जैसे वहां पर किया था कि सर 1 एम्पियर को डिफाइन करो, क्या यहाँ पर हम लोग 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या कहता हूँ फॉर्मूला क्या था, देख मैं तेरे को ना ब्रह्मे लिख दूँ, सीधी सी बात है 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर जाता है कि सर 1 जूल जब वर्क किया जाएगा कितने इलेक्ट्रॉनों को ले जाने के लिए 1 कूलम इलेक्ट्रॉनों को ले जाने, मतलब 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 1 जूल का अगर वर्क किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे 1। जब 1 जूल वर्क, अब सर जूल क्या होती है, जूल होती है वर्क डन की ऐसे ही, वर्क डन की ऐसे क्या होती है जूल। अगर 1 जूल काम किया जा रहा है किसको, 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए सर्किट में से एक एंड से दूसरे एंड तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं 1 वोल्ट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे अब देख पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस जो किससे मेजर किया जाएगा वोल्टमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है करंट, पोटेंशियल वोल्टमीटर क्या मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमेशा कैसा कनेक्ट होगा पैरेलल। पोटेंशियल का मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, कि कितना डिफरेंस है, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास ये है, ये सीरीज में सॉरी स्विच है, ये मैंने लगा दिया रजिस्टर, ये टेढ़ा मेढ़ा जो है ना ये रजिस्टर को डिनोट करता है, ठीक है। अब ये जो रजिस्टर है, अब मैं यहाँ देखूंगा कि पोटेंशियल में क्या गिरावट है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है उसमें क्या डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल है उसमें क्या डिफरेंस है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। सर यहाँ पर बैटरी का, हाँ बैटरी का भी दिया होता है इन दोनों पॉइंट्स का पास, बैटरी का तो दे रखा होता है 3 वोल्ट की है, 4 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है, कई बार निकालने को बोल देता तो निकाल लेंगे, ठीक है समझ में। तो सीरीज में तो क्या कनेक्ट होगा तेरा एमीटर, और पैरेलल में क्या कनेक्ट होगा तेरा वोल्टमीटर। अब पैरेलल किससे, पैरेलल टू द रजिस्टर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा रहा है, ठीक है। पैरेलल टू द सर्किट बोल सकता है, पैरेलल टू द सर्किट, पैरेलल ही है। अब देखिए यहाँ पर करंट चेंज हो जाएगा, इधर करंट है ये इसके पास और इसके पास, दोनों के पास अलग अलग करंट जाएगा। तो जिसमें करंट सेम जाता है वो सीरीज होता है, जिसमें करंट अलग अलग जाता है वो पैरेलल होता है। ये पढ़ना तो आगे तक काम आएगा, ये हो गया। चला इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट क्या होता है, सर्किट क्या है, इट इज अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ समझ गए ना, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है पूरी तरीके से क्या हो सके फ्लो हो सके। अब देख अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ सेल। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, पहली चीज सेल होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए,
दूसरा बल्ब होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। एमीटर होना चाहिए, कितना करंट फ्लो हो रहा है। की होनी चाहिए, मतलब बेसिक आप वो बना देंगे सर्किट, छोटे बच्चे बना लेते हैं, ठीक है। देखो इंटरेस्टिंग बात है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, मेले में जाएंगे, मेले में जाते हैं मस्त, पापा के साथ बोलते हैं पापा ये रिमोट वाली गाड़ी चाहिए पापा दिला देते हैं, ले बेटा रिमोट वाली गाड़ी ले। वो भाई 2 दिन में साइंटिस्ट बन जाता है, 2 ही दिन में। पहले तो 1-2 दिन तो उसको चाव रहता है चलाने का, मस्त चलाएगा, खेलेगा, इधर ले जाएगा उधर ले जाएगा, फ्रेंड से ले जाएगा। दूसरे दिन उसको ऐसा खोलेगा, मोटर निकालेगा मोटर निकालने के बाद पंखा बनाएगा, पंखे को घुमाएगा। अब उसका सेटिस्फैक्शन लेवल देखो, पंखा घुमाया और फिर मैंने तो पता नहीं साइंटिस्ट बन गया। उसकी पहली अचीवमेंट होती है, लाइफ की पहली अचीवमेंट होती है, किसी चीज़ को बिगाड़ने के बाद अपने लिए पता नहीं क्या बना लेता है वो, लेकिन फिर भी वो उसके लिए अचीवमेंट है ना। तो अब वो सिंपल सर्किट है, सब सर्किट नहीं है, वो सब सिंपल सर्किट में आ गया है। वो स्विच लगा देगा, फटका लगा देगा, ठीक है। कई एलईडी वगैरह बना लेते हैं, पूरा सेट एलईडी लगाएंगे इधर से पूरा, तो वो सिंपल सर्किट से एग्जाम्पल है। आगे सर्किट ना, अब देख इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कंपोनेंट समझ गया ना, बहुत सी चीज़ें यूज होती है। सबसे पहला तेरा सेल, सब चेंज करो कलर, हाँ पहला क्या सेल, दूसरा बैटरी। बैटरी देखो, सेल का मतलब कि एक, बैटरी का मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जब कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, तेरी बैटरी हो जाती है। स्विच समझता ही है, करंट को रोकने के लिए, या मतलब स्विच होता है ना कि करंट पास करवाएं कि नहीं करवाएं, ठीक है। स्विच की, प्लग की, दोनों इससे भी कर सकते हैं, इससे भी। ये तो हो गया आपका ओपन, इसमें स्विच नहीं है, मतलब ये लगाया वाली डॉट की। और ये हो गया आपका क्लोज, मतलब इसमें से करंट फ्लो करेगा, इस वाले क्लोज में से करंट फ्लो करेगा, और ओपन वाले में से करंट फ्लो। बल्ब को ऐसे बनाते हैं, रजिस्टर को ऐसे बता दिया है लोगों कि रजिस्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल, मतलब इसमें देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, रेजिस्टेंस अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, मेरे को 50 ओम का चाहिए तो मैं 50 ओम का बनाऊंगा, 2 ओम का चाहिए तो मैं 2 ओम का। इसमें होता क्या है, एक डब्बा सा होता है, उसमें खूब सारी कीज लगी होती है, वही 2 ओम की निकालोगे तो उसमें रेजिस्टेंस 2 ओम का क्रिएट हो जाएगा। ये आपको लैब में देखना पड़ेगा। इससे भी शो करते हैं, इससे भी शो करते हैं। एमीटर ऐसे शो करते हैं, वोल्टमीटर ऐसे शो करते हैं, जॉइंट ऐसे शो करते हैं। और अब वायर क्रॉसिंग ओवर विदाउट जॉइंट, एक वायर बिना जॉइंट के दूसरे के ऊपर से निकल रहा है, उसमें ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको ऐसे भी शो करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा राइट से बना दूं, देखो ऐसे, ये इसका मतलब है कि ये बिना जॉइंट किए ऊपर से निकल गया, ठीक है। तो ये कंपोनेंट समझ लिए, कंपोनेंट से बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वरना पॉसिबल नहीं। आगे देखो ओम्स लॉ, तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए, ये महान आदमी था ओम, इसने ये लॉ दिया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये महान आदमी थे ओम साहब, इन्होंने लॉ दिया है, वो हमारी लाइफ में भी लगता है। लाइफ में कैसे सर, अरे भाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हो तो लगा तो रही है कहीं ना कहीं, है ना। अब देखो ओम्स लॉ इज अ रिलेशनशिप, सर ये ऐसे शब्द बोल रहा है भाई, तो क्या बोल हमारा तो किताब है, बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये क्या बोल रहा है, एक कंडक्टर और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उनके बीच का रिलेशनशिप, इनका भी रिलेशनशिप है। बताओ, तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, देखो ये लॉ बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। ये बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। जिस रेशियो में आप करंट बढ़ा रहे हो, जिस प्रोपोर्शन में करंट बढ़ा रहे हो, उसी प्रोपोर्शन में आपका क्या बढ़ेगा, ठीक है, करंट बढ़ेगा। मतलब अगर पहले 2 वोल्ट की बैटरी लगा रहे थे तो मान लो 0.5 एम्पियर प्रोड्यूस होता, अब 4 की लगाओगे तो 1 एम्पियर प्रोड्यूस होगा, और 8 की लगाओगे तो 2 एम्पियर। तो जिस फैक्टर से दरवाजे बढ़ाओगे, जिस फैक्टर से आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे, उसी फैक्टर से क्या बढ़ने वाला है, आपका करंट बढ़ने वाला है। देखो आराम बस यही है, द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने अभी बताया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि एक चीज को इधर से बढ़ाओ दूसरी चीज भी बढ़ेगी,
दोनों जो क्वांटिटीज है वो सेम फैक्टर के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा इक्वली होगी, मैंने कहा सेम फैक्टर के साथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तुम्हारे मन में आ जाएगा कि सर इक्वली तो होती है तो v इक्वल्स टू आई लिख दे, नहीं ऐसा नहीं। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर में ये लिखना जरूरी है, इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते ही रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो आपका करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखिए V इज इक्वल्स टू I, सर ये क्या रहा है, ये क्या रहा है, योग है, कुछ नहीं पता, ये है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है और ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जो करंट को रोकने का काम करती है, मतलब उसकी एनर्जी को यूज करने का काम करती है, एनर्जी यूज कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज कर रही है। अब देख, तो सर ये रेजिस्टेंस क्या है, मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट है, बट कब कब ये कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कब तो कांस्टेंट रहेगा, फिर जब मैटर, ये जो मैटर है, नेचर है, उसको चेंज नहीं किया, इसकी लेंथ को चेंज नहीं किया, इसकी विड्थ को चेंज नहीं किया, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं की, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तब तक रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तेरा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चला रहा where R is called constant of resistance या called resistance for given metal wire at a given temperature। देख ढंग से पढ़ना, टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा, यहाँ नहीं 12 में आएगा टेम्परेचर वाला पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ से R निकाल सकते हो, R इक्वल टू हो जाएगा सर V बाय I, इधर I मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइडेड हो जाएगा I। ठीक है, और I निकाल सकते हैं बिल्कुल V बाय R। ठीक है, एकदम बेसिक से चला, आराम से अंगुली पकड़ धीरे धीरे चलना सीख। अब इसका प्रूफ क्या है, हेडिंग का बेसिक प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है कि सेट अप एन इलेक्ट्रिक circuit as shown in the circuit diagram, first use one cell and note the electric current। सबसे पहले इसमें एक बैटरी लगाओ, काम नहीं, बैटरी नहीं लगी है अंदर, ये रियोस्टेट लगा दी, रेजिस्टेंस लगा दी, ये है भाई। इधर क्या करना है, आपको पहले एक बैटरी लगानी है, और अगर आपसे पूछ लेगी प्रूफ करके आओ, एग्जाम में पूछे तो कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम अपैरेटस ये बनाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको वोल्टमीटर जोड़ देना है, एमीटर जोड़ देना है। एमीटर क्यों, करंट की वैल्यू निकालने के लिए, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तो अपने को पता ही, हम एक सेल लगा रहे हैं, फिर दो सेल लगा रहे हैं, तो ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करने के लिए, तो ये मेजर करने के लिए अब आपको क्या करना है, जैसे आप एक बैटरी लगाओगे तो इसका करंट कुछ होगा। ठीक है, तो देख करंट इन द एमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्टमीटर अक्रॉस नाइट्रोन वायर ए। अब ए बी जो है कहाँ है, सो है ये सॉरी नाइट्रोन वायर क्यों किया, ये नाइट्रोन वायर यूज हो गया, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, रिपीट बाय यूजिंग 2 सेल्स, 2 सेल्स का लो, 3 सेल्स का लो, 4 सेल्स का लो, फिर आपके पास एक टेबल बन करके आएगी, जो ग्राफ बनाने के लिए टेबल यूज नहीं होते, ऐसी टेबल बन करके आएगी। देख मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ, जैसे एक टेबल बन करके आएगी, ये लेटरा बी, ये आई, तो मैं एक सेल लगाया, मतलब 6 वोल्ट का सेल लगाया, तेरा करंट फ्लो होगा 0.5 एम्पीयर। तूने 12 वोल्ट मतलब 2 सेल लगा दिए, तेरा करंट हुआ 1.0 एम्पीयर। तूने एक और सेल बढ़ा दिया, तेरा करंट हुआ 1.5 एम्पीयर। एक और सेल बढ़ा दिया, तेरा करंट हुआ, सर यहाँ देखो, आप अगर ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई डबल कर रहे हो तो नीचे वाला भी डबल हो रहा है, ऊपर वाले को 3 टाइम्स कर, नीचे वाला भी 3 टाइम्स हो रहा है, ऊपर वाले को 4 टाइम्स कर, नीचे वाला भी 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो यही तो होता है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है कि अगर एक चीज बढ़ा रहे हो दूसरी चीज अपने आप इंक्रीज हो रही है, अपने आप तो नहीं मतलब, ठीक है, दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है, कुछ दिक्कत या ठीक है। अब देख आर में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। अब इसके लिए देखो एक चीज जरूर बना के आनी है, ये वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ जो है इसको बनाया तो इसमें तो आपको लाइन मिलेगी,
वो तो लाइन मिलने वाली वो कैसे मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये स्लोप है ये 45 डिग्री है, नहीं कोई जरूरी नहीं 45 हो ये सब कंपल्सरी, बट स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि अगर आप एक वेक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो उसी वेक्टर से आपका क्या बनने वाला है, ये करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब सर अगर मैं बात करूँ स्लोप से क्या मिलेगा, हाँ ये सीबीएसई वाला देख लेना यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, स्लोप से क्या मिलेगा सर, तो आपको स्लोप से मिलता है ये देखो, अगर मैं बात करूँ ये क्या हो गया था थीटा, एंगल थीटा। अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे यहाँ पर जैसे कि ये है तेरा 1.0 एम्पियर करंट है ना, और ये कितना है मान लेते हैं कितना है 12 वोल्ट है ना, हाँ चलो। अब देखो अब ये थीटा है, अब देखो आर इज थीटा स्लोप जो है हम मेरे को होगा ये थीटा की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ ये हाइट अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देख परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, हाँ भैया tan थीटा होता है, tan थीटा होता है ना, हाँ tan थीटा होता है। तो ये होता है tan थीटा। अब देख तू जैसे बड़ा होगा ये क्लास में जाएगा तो बता दूं tan थीटा से हम लोग निकालते हैं स्लोप, क्या निकालते हैं स्लोप का मतलब कि कितना एंगल बना रहा है इसका, मतलब ये कितना झुका हुआ है। तो tan थीटा क्या निकाल रहा है p अपॉन b। अब p अपॉन b बोले तो सर ये p बोले तो v अपॉन i इज इक्वल्स टू tan थीटा, बोले तो स्लोप, इसी को स्लोप बोला बोले तो स्लोप। और अगर ये स्लोप है तो सर इसकी वैल्यू एक और के बराबर है, देख 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 v बाई i किसके बराबर है, r के बराबर है। मतलब तेरे को v अपॉन i करने पर क्या मिलेगा, तेरे को r, v अपॉन i करने पर r मिलेगा। मतलब जैसे जैसे तू थीटा बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे तेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कौन सा ग्राफ में, vi ग्राफ में। अगर ग्राफ उल्टा कर दिया जाए, इफ आई कन्वर्ट दिस, समझ गए तो उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है सर उल्टा कैसे है, उल्टा ऐसे ही बेटा मैंने ये दे दिया, ये हो गया तेरा v, ये हो गया तेरा i, ये हो गया v, ये हो गया i। अगर यहाँ पर मैं ये निकाल देता हूँ तो यहाँ पर जो थीटा निकलेगा स्लोप निकलेगी वो क्या निकल कर आएगी, जल्दी बता, यहाँ पर जो स्लोप निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी तेरी i बाई v, जो इसका क्या है इसका रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल, हाँ इसका क्या है रेसिप्रोकल। अगर उसको उल्टा कर दे तो i अपॉन v हो जाएगा। तो देख इसी को मैं अगर बोलूं कि 1 अपॉन r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i अपॉन 1 अपॉन r इक्वल्स टू i अपॉन v। तो देख इसके स्लोप से क्या मिलेगा तेरे को 1 अपॉन r, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर तू यहाँ पर एंगल बढ़ाएगा, यहाँ एंगल बढ़ाएगा तो तेरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब कितना करंट फ्लो कर पा रहा है फ्लुएंटली, ठीक है। अब एक तेरे को फंडा बता दूं कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए थीटा से रिलेटेड तो इसमें तेरे को एक ही चीज देखनी है कि वो i के साथ कितना थीटा बना है, i के साथ जितना छोटा थीटा उतना कम रेजिस्टेंस, i के साथ v के साथ i के साथ, इधर i के साथ, हाँ। अब देखो वो क्वेश्चन बता दूं, प्रैक्टिस करवा दूं उससे कितना क्लियर होता है। जैसे मैंने कहा ये i है, ये v है, ये θ1, अब बच्चे तो होने तुमको पता है, ये θ2, थीटा क्या होता है, θ1 बताओ क्या, ये θ3, θ1 θ2 θ3, ये हो गया आपका r1, ये हो गया r2, ये हो गया r3। अब कैसे पूछेगा, ऑप्शन नंबर ए r1 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन r3। अब मैंने कहा कि तेरे को थीटा लेना है, ऑब्जर्व थीटा विद रेस्पेक्ट टू आई के साथ ऑब्जर्व कर, आई के जितना नजदीक उतना कम रेजिस्टेंस, आई के जितना नजदीक उतना कम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से तेरा रेजिस्टेंस किसका सबसे कम है, सबसे कम सर R1 है, फिर उससे ज्यादा R2, फिर उससे ज्यादा R3, क्लियर है। हाँ चल आगे देखो, अगर यही फंडा उल्टा होगा, अगर यही फंडा तेरा ऐसा होगा, ये V हो गया, ये I हो गया। अब देख ये बोला इसने R1, ये थीटा ले लिया, ठीक है। ये बोला इसने R2,
ये थीटा भी दे दिया इसने, और ये बोला इसने R3, थीटा 3 और ये R3। अब पूछो कि किसका सबसे कम रेजिस्टेंस है, तो बेटा किसका, मैंने क्या कहा तेरे को थीटा ऑब्जर्व करना, किसके रेस्पेक्ट में, I के रेस्पेक्ट में। I में किसका सबसे कम थीटा बड़ा, किसका, R3 का, तो R3 है लोवेस्ट रेजिस्टेंस, R3 का सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, फिर R2 का होगा, फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, R3 का। ठीक है, चले चलो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पढ़ना ही है। और प्रूफ वाले में आपने जरूर बना करके आओगे, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ जरूर बना करके आओगे। इतनी नाम की है तो कुछ तो करके आएंगे, स्लोप मत निकालना वहां पे, ये मत करना, तुम लोग ये बना करके आना ग्राफ। ठीक है, चलाएगा। अब एक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस नियर से करें क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है इस कंडक्टर की, क्या करेगी, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब अपने अंदर से करंट को रोकने की क्षमता, मतलब उसमें से जो करंट आ रहा है उसको कितना रोक सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करना मतलब बाधा करना, प्रतिरोध लगाना, रोकना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो करंट को कितना रोक सकता है, कितना हद तक उसको रोक सकता है। ठीक है, तो वो होता है रेजिस्टेंस। अरे अकॉर्डिंग टू उसका R अभी बढ़ गया है, R क्या होता है, V बाय I। सर मेरे को समझ में आया कैसे होता है, देख V क्या होता है, IR होता है। हाँ, अब देख मैं बोल रहा हूँ R क्या हो जाएगा, V बाय I हो जाएगा, बस ये तो लिखा है V बाय I होता है। इसकी ऐसे में क्या होती है, ओम, क्या होती है, ओम। इसको बनाते हैं ये ओम है, ठीक है, ओम। आगे देखो, if the potential difference across two ends of a wire is 1 volt and the current is flowing through it is 1 ampere then the resistance of conductor is 1 ohm। अब मैंने भाई हम करते हैं ना 1 एम्पियर क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, वैसे हम करेंगे 1 ओम क्या होता है, 1 ओम क्या होता है, जब दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हो 1 वोल्ट का और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, कितना, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसका जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, 1 ओम। देख मैथमेटिकली समझो, R इक्वल टू क्या है, V बाय I। सर मैंने कहा 1 एम्पियर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड्स के अक्रॉस और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, समझ में आ गई इतनी बात। चलो द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब देखिए यहां समझो, यहां समझो करंट जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, करंट है, मतलब ये रेजिस्टेंस है, मतलब कैसे सर कैसे, तो देख R इक्वल टू क्या है, V बाय I है तेरा, V बाय I। तो देख इसकी वैल्यू जितनी बढ़ाएगा इसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। कैसे सर, मेरे को समझ में भी नहीं है। देख 1/5 मैं और छोटा है 1/2 1/3 1/4 1/5 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5। हाँ सर 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.33। हाँ सर 1/4 की 0.25 1/5 की 0.2। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर को बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसको चेंज करना है ही नहीं। अगर इन द केस कि ये कांस्टेंट है तो नीचे वाले की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो तेरा रेजिस्टेंस जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, करंट के। आया, अरे यार तुम सब कर सकते हो, पता है मेरे को इतना भरोसा है, तुम कर लोगे, बस पढ़ लो। अब सर आप बोल रहे थे इतनी देर से बोल रहे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, बट मैंने कहा था कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है सर। देख पहला तो है लेंथ क्या है उसकी, छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, मतलब उसका एरिया कितना है, वो सारी चीज़, ठीक है। दूसरा उसका नेचर कैसा है, नाइक्रोम है तो उसका अलग होगा, कॉपर है तो अलग होगा। आपने सुना ना कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर एंड कॉपर। क्यों, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। क्या रेजिस्टिविटी क्या होती है सर, भाई कि ये करंट को कम रोकते हैं, जाने देते, जाओ भाई जाओ, हमारा काम है नहीं रोकने का, तुम निकलो, रोकती। देखो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, एक तो लेंथ है। मैंने शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। देखिए क्या कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है ऐसा, मैंने जूम करके तारों बना दिया, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। जितनी देर ये यहाँ पर रहेंगे उतनी देर इनको मार मार के इनसे एनर्जी
ली जाएगी। जितनी देर ये इसमें रहेंगे उतनी देर इनको मार मार करके क्या किया जाएगा, इनसे एनर्जी ली जाएगी जितनी देर रहेंगे। ठीक है, तो जितना छोटा पाइप उतनी जल्दी ये निकल जाएंगे तो उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितनी जल्दी ये निकल जाएंगे उतना कम क्या होगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं मान लें किसी को बड़ा होगा तो इनको मार मार तक पड़ने वाली है सर, एंड तक इनको मार ही पड़ने वाली है। तो देख बेटा ये आसानी से निकलेंगे नहीं, आसानी से निकलेंगे इसमें, ये तो बहुत लंबा हो गया। हाँ भाई, तो इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या की जाएगी, कंज्यूम की जाएगी। भाई दे मेरे को एनर्जी दे, तो भाई जब हम लेंथ बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, बोल, जब लेंथ बढ़ाएगा एनर्जी ज़्यादा ली जाएगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस डन। ठीक है, तो लेंथ पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है कि लेंथ या फिर रेजिस्टेंस। सर जैसे ही आप इसको बढ़ा दिए रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वो तेरे को समझ में आया भाई, फंडा कोई भी लगा तेरे को समझ में आया ना, बस इतना है कि तेरे को समझ में आना चाहिए रेजिस्टेंस लेंथ के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देख मैं जितना इसका कम लेंथ रखूंगा उतनी देर इस पर अत्याचार कम होगा, जितना ज़्यादा देर रखूंगा उतना अत्याचार ज़्यादा होगा इसका। समझ में आ रहा है, जितना ज़्यादा रखूंगा उतना अत्याचार होगा। तो मेरे को करना है कि कम से कम अत्याचार हो इस पर, है कि नहीं। मेरे को क्या करना है, इस बेचारे पर कम से कम अत्याचार हो, तो कम से कम अत्याचार करिए, कम से कम लेंथ होनी चाहिए। ज़्यादा लेंथ कर दी तो ज़्यादा अत्याचार, ज़्यादा अत्याचार मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है सर, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा। जब मैं इस रॉड को, अरे ये रॉड थोड़ी है, ये रॉड है, ठीक है, हाँ, इसको जब कट करता हूँ यहाँ से बीच में कहीं से काटो तो ये दिखेगा ऐसा, ऐसा दिखेगा। तो जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो एरिया है, ये एरिया ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अत्याचार कम होगा, क्योंकि ये वॉल जो है वो दूर दूर हो जाएगी। इसका मतलब सर इनसे भी फर्क पड़ता है। हाँ भाई, जितना पास ले आओगे उतना इलेक्ट्रॉन को निकलने में ज़्यादा दिक्कत होगी, और जितना खुले खुले जाएंगे एकदम, वरना तो एकदम। ठीक है, तो एरिया पर कैसे डिपेंड कर रहा है, एरिया मतलब सर एरिया बढ़ा दो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, एरिया घटा दो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तेरे बेटा एरिया का। रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। हाँ सर, अब क्या ठीक बैठे। अब देख इससे मटेरियल का कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, ऐसा थोड़ी तो लकड़ी में से करंट फ्लो करवाने लग जाएगा, है ना। अब देख ऐसा तो है नहीं कि कोई तेरा कंडक्टर ऐसा ही है जिसके पास केबल लेंथ हो, एरिया ही ना हो क्रॉस सेक्शन, ये ऐसा है कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ ही नहीं है उसके पास, मतलब दोनों है। तो इन दोनों फार्मूलाज को मिलाया करो, फार्मूलाज तो फार्मूलाज को मिलाया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब यहाँ पर आता है रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट। रेजिस्टिविटी मतलब एक अभी बताऊंगा, रो L बाय A, ये कॉन्सेप्ट है, R इक्वल्स टू रो L बाय A। अब जो करना है वो करो, ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज, बट कब, फॉर अ मटेरियल, एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, चाहे इसको बड़ा कर दो, चाहे छोटा कर दो, चाहे 1 मीटर का ले लो, चाहे 500 मीटर का ले लो, इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू कभी भी चेंज किसी भी केस में। ठीक है, R इक्वल्स टू रो L बाय A होगा, तो रो की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, R की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन रो किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि R इज डिपेंड ऑन, तो कोई क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट आंसर देना स्टार्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इक्वल्स PD, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन सी हीट या टेम्परेचर दो, ऑप्शन डी नन। जल्दी बोलो, देख इस केस में बच्चे क्या सोचेंगे कि सर रेजिस्टेंस जो किस पर डिपेंड करता है, अभी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी अभी तक बच्चों को कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर रेजिस्टेंस का V बाय I, देखो सर ये V पर भी डिपेंड कर रहा है, ये I पर भी डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है।
तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है। V पर डिपेंड नहीं कर रहा, I पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। तुम V बढ़ा रहे हो, I अपने आप इंक्रीज हो रहा है। कहाँ हो ये बीच में टांग बढ़ा रहा है? नहीं, इसका मतलब इन दोनों पर ये डिपेंड ना कोई बाबा, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता। इस चीज़ को याद रखना है कि कहीं तुम लोग ये करके आ जाओ पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है सर, ये भी डिपेंड करता है। तो और लास्ट ऑप्शन में ये भी दे दे बोथ A एंड B, बोथ A एंड B, ये दे दिया। अरे सर ये तो आंसर मिल गया, दोनों पर डिपेंड। अरे गधा बनाया तुमको, पूरा बना दिया। ठीक है, दोनों पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चीजें सारी सिंपल हो गई, समझ में आ गई। आगे देखिए, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और रेजिस्टिविटी, और रो जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शन हटाने के लिए हटाया नहीं ना, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए। अरे हाँ छोड़ो, रो जो है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। देख R is directly proportional to L by A, R is equals to rho L by A। ये रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी पहले बता रहा हूँ, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, चेंज नहीं होगा किसी भी मटेरियल पे। अब देखते हैं मोबाइल दे रखा है, डाटा वगैरह पढ़ रहा है। आगे चल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो ही टॉपिक, अब 2-3 टॉपिक ही बच रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें 101% तुम्हारे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, उस हमने पढ़ा भी, तो मैं पढ़ा नहीं तो आया हूँ। अब देखिए यहाँ पर बोला है रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स को किस में रखना है? सीरीज में। सीरीज का मतलब एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्ट हो रहा है, एक का एंड। अब इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है, एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्ट हो रहा है, दूसरे का एंड तीसरे के एंड से कनेक्ट हो रहा है। तीनों कॉमन एंड से कनेक्ट है, तीनों कॉमन एंड से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के एंड से क्या है, एंड टू एंड कनेक्ट है। ठीक है, अब देख यहाँ पर क्या है, तो थोड़ा सा मिस्टेकन है डायग्राम में, मैं यहाँ बनाता हूँ। इधर ये मेरे पास कोई क्या है, सेल। हाँ सर, ठीक है, ये मैंने लगाई थी। कभी भी सर्किट बनाओ अच्छे प्रॉपर तरीके से, 1 2 3, मैं 3 लगा रहा हूँ, 4 भी लगा सकते हो, 5 भी लगा सकते हो। ठीक है, अब मैंने कहा ये है यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका यहाँ देख, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ अलग होगा, क्योंकि ओम्स लॉ ने भी बताया ना, ओम्स लॉ क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस और करंट में, करंट के हिसाब से हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मेरा V अलग होगा, तो यहाँ की वैल्यू होगी V1, इन दोनों के अक्रॉस अलग होगा, क्या वैल्यू होगी V2 मान लेते हैं, इन दोनों के अक्रॉस अलग होगी, क्या मान लेते हैं V। ठीक है, अब बताओ क्या टोटल पोटेंशियल V के बराबर आएगा? टोटल पोटेंशियल V1 + V2 + V3 किसके बराबर आना चाहिए? V के बराबर। हाँ भाई, क्योंकि टोटल पोटेंशियल थोड़ी चेंज हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल नहीं चेंज होगा, टोटल पोटेंशियल जितना होता है, तो ये जो टोटल पोटेंशियल है वो इस V के बराबर आना चाहिए। तो अपने को V निकालना आता है क्या? V कैसे निकालते हैं? V इक्वल्स टू सर IR करके निकालते हैं कि नहीं निकालते? हाँ निकालते हैं। V इक्वल्स टू IR, क्या है ये? ओम्स लॉ। क्या है ये? ओम्स लॉ। ठीक है, तो मैं एक पहले भी इक्वेशन लिखता हूँ कि V जो है तेरा V को किसके बराबर होना चाहिए? V1 + V2 + V3 इसके बराबर होना चाहिए। अब तो स्टेटमेंट लिखता है, यहाँ पर क्या होगा, देख करंट में डिवाइड हो गया, करंट को दूसरा तार में लेके जाना है, दूसरा वायर थोड़ी में करंट को, तो करंट जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ स्विच जॉइन करते हैं, तो ये हो गया मेरा करंट। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। अब देख यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर करंट से भी चेंज थोड़ी हो गया, I1 I2 मतलब दो ब्रांच थोड़ी हुई, एक ही वैल्यू नहीं होगा, मतलब जहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रहा है वो आपको कनेक्शन किस में लेना है? सीरीज में। तो एक चीज याद रखनी है, करंट सेम, अगर करंट क्या हो गया तेरा सेम हो गया, तो उसको हम किस में बोलेंगे? सीरीज में। इसमें सीरीज, करंट सेम किस में आ गया? वो सीरीज के अंदर आ गया। करंट अगर सेम है तो किस में आ गया? सीरीज में। ठीक है, अब देख पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या? IR। अब ये R क्या निकाल रहे हो सर आप? मैं बोल रहा हूँ ये झंझट थोड़ी, 3 लगाना बहुत जरूरी है। इनका तीनों का मिला के कितना आएगा? R रेजिस्टेंस मतलब तीनों का मिला के कितना आएगा? तो देख ये फॉर्मूला लगाते हैं V इक्वल्स टू IR, तो V इक्वल्स टू IR है,
आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब है कि टोटल कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आर टोटल कितना आएगा इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसमें से करंट कितना जा रहा है आई, सर आई जा रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना है I1, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, देख तो आज पूरा समझ रहा हूं ना, V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I R, V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I R और V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर इसी तरीके से I R, मतलब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सब करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है लेकिन उनके रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ लिखते हैं अपन, ये यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब मुझे कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, हाँ I कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। सर ये कैसे हो गया, तो देख बेटा यहाँ आएगा कॉमन, यहाँ आएगा जब ये इधर डिवाइड है ये इधर डिवाइड है, कैसे मिलेगा, ये आपस में कर देंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मान लिया आप 2 एम्पियर छोड़ दिया, 2 वोल्ट 2 ओम दे रखा है, ये 3 ओम दे रखा है, ये 4 ओम दे रखा है, तो टोटल कितना हो गया, अगर पूछ ले R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 3 4 कितने हो गए सर, 7 और 2 9 हो गए, है ना, चला गया, चलिए आगे चलते। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, पैरेलल वाले आराम से समझ में आ जाएगी। इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि करंट जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, पूरे सब में सेम ही जाता है वो करंट अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, ठीक है। लेकिन 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 और इसका एक नुकसान है, ये इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, मतलब जो इक्विपमेंट्स है या जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं वो अपनी फुल एफिशिएंसी पर वर्क नहीं करते। आगे देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बड़ी है, इसमें घटाएगा, अगर इसमें एक भी कोई चीज खराब हो गई, एक मान लीजिए रेजिस्टर खराब हो गया, ये चलता नहीं है, तो ये बाकी के तीनों कोई सा भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि करंट तो तीनों में से जाता है। अगर एक ने सर्किट ब्रेक किया तो तीनों ही किस में हो गए, इनकम्प्लीट सर्किट में या ओपन सर्किट में, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इन चाहिए खराब हो जाए, चाहिए खराब हो जाए, चाहिए खराब हो, कोई सा भी हो करंट फ्लो ही नहीं होगा, लोड भी ज़्यादा पड़ेगा और फुल एफिशिएंसी से भी वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे पैरेलल, ये बहुत प्यारा है, इसमें क्या होता है, तो इधर आगे लास्ट पे तो आ गया, देख ये है मेरे पास, हाँ वही सर घिसे पिटे डायग्राम, अरे घिसे पिटे भाई तेरे को 4 मिनट मिलने वाले हैं, घिसे पिटे ही हो सही, ये 1 2 और ये 3। इस बार सर मेरे को लग रहा है करंट डिवाइड होगा, इसको लग रहा है करंट डिवाइड होगा, ये B, ठीक है। यहाँ से करंट निकला I, यहाँ मान लेते हैं हम R1, यहाँ R2, यहाँ और I R1 R2 और R3 मान लेना है। 3 के लिए निकाल सकते हो, 4 के लिए निकाल सकते हो, 5 के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। कितनों के लिए निकालो, बट फंडा यही है। अगर आपसे बोल दें कि 2 के लिए मेरे को डायरेक्ट करके दिखाओ फार्मूला, तो यहाँ 3 मत लगा देना, 2 लगा देना, 4 के लिए लगाओ तो 4 लगा देना, ठीक है। करंट यहाँ से निकाला मस्ती में घूमता घूमता, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा। अब इसको दिए 3 रास्ते, तो इसने अपने पार्ट्स कर दिए, भाई तू इस रास्ते पे जा, तू इस पे जा, मैं इस पे जा, उसने कितने पार्ट कर लिया, 3। देख कैसे, ये बना लिया इसने I1, ये कलर सा दे, विजिबल कलर, हाँ यार ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से कनेक्ट है, तो इनके अक्रॉस कहीं पर भी निकालो पोटेंशियल डिफरेंस, सब का क्या आएगा, सेम। मतलब सर उसका उल्टा हो रहा है, हाँ यहाँ क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम और अलग क्या है, करंट, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा हो, करंट डिवाइड्स, तो वो किसमें आ जाएगा मेरा, करंट डिवाइड हो रहा है तो वो किसमें आ गया तेरा, करंट डिवाइड हो रहा है ना, करंट डिवाइड हो रहा है तो तेरा किसमें आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देख इसको कैसे करेगा, फंडा वही है, V = IR, बट इस बार क्या है I, अब जितना करंट इधर से निकल रहा है
यहाँ से भी वही सेम अमाउंट में करंट आएगा, जितना इधर गया उतना ही रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ यहाँ पर भी वो सेम अमाउंट में करंट मिलेगा। मतलब I इक्वल्स टू क्या होने वाला है तेरा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देख यहाँ से I क्या होगा, I क्या होगा, बहुत प्यारा सा है ना, I इक्वल्स टू V बाय R, I इक्वल्स टू क्या होगा था V बाय R, I इक्वल्स टू क्या होगा था V बाय R। अब देख यहाँ पर V तो सबके लिए सेम है, हाँ सर, R अलग अलग है, हाँ सर, I1 के लिए R1, I2 के लिए R2, I3 के लिए R3। चलो ठीक है, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I1 कितना हो गया V अपॉन R1, I2 कितना हो गया V अपॉन R2 और I3 कितना हो गया V अपॉन R3। सर इसमें से कौन बना रहा है, क्या बना रहा है V, ले लेता हूं V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V को बनाएंगे यहाँ पे बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। V से हैप्पी बर्थडे टू यू 1 अपॉन R इक्वल इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मतलब अगर आपको R इक्वल निकालना है पैरेलल के अंदर, अगर पैरेलल के अंदर R इक्वल निकालना है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करके ऐड करना है और लास्ट में जो आंसर है उसको रेसिप्रोकल करना है। क्या बोल रहा है, लास्ट में जो आंसर आएगा उसको वापस से क्या कर देना तेरे को रेसिप्रोकल, नहीं तो गलत हो जाएगा। तेरा आंसर तो निकल जाएगा, उसका निकल के जाएगा 1 अपॉन R इक्वल। सपोज कर कि तू 1 अपॉन R इक्वल निकल गया 1 अपॉन 2, लेकिन तेरे को 1 अपॉन 2 थोड़ी चाहिए, तेरे को चाहिए 1 अपॉन R इक्वल थोड़ी चाहिए, तेरे को क्या चाहिए R इक्वल। तो R इक्वल के लिए क्या करेगा, R इक्वल के लिए क्या करेगा, रेसिप्रोकल कर दे, पकड़ के उल्टा कर दे, इसको उठा पकड़ा, चलो ऊपर, इसको पकड़ चलो ऊपर, ये आपका R इक्वल निकल गया है। ठीक है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे RBS CBS कोई भी बोर्ड हो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। ठीक है, अब देखो मैंने दो फंडे बताए, सीरीज और पैरेलल को पहचानेगा कैसे। सीरीज और पैरेलल को एक ही चीज से पहचाना, करंट। अगर दो रेजिस्टर्स में करंट सेम है तो वो दोनों सीरीज में, अगर दो रेजिस्टर्स में करंट डिफरेंट है तो वो पैरेलल में। बात याद रखता जा, एक एक बात नोट करता जा, तेरे को सबको समझ में आएगा। आ गया, देख लास्ट टॉपिक अपना, ठीक है, जल्दी जल्दी करें। इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर, पहले पावर पहले एनर्जी क्या होती है, द वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। मतलब कितना वर्क किया जा रहा है उसको, फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन करने के लिए, फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क किया जाता है वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यार देखो सुनो पेज, हाँ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू Q इनटू V। हटाता क्या, Q इक्वल्स टू V इक्वल्स टू W बाय Q। यहाँ से वर्क डन क्या आया, वर्क डन इक्वल्स टू Q इनटू V, यही तो आया है ना। अब देख I को क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स क्या लिख सकते हैं Q बाय T, सर Q बाय T लिख सकते हैं। तो Q को क्या मैं IT लिख सकता हूँ, बोलता था Q को क्या मैं IT लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पर वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तेरा Q तो हटा ही दिया, IT लिख दिया इनटू V, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या VIT। अब तो इस चीज को, इस फॉर्मूले को जितनी बार चाहे उतनी बार बदलता जा। I हटाना है, एक ही फॉर्मूला ओम फ्लो लगा, ओम फ्लो क्या होता है V इक्वल्स टू IR। I हटाना है, I हटा दे, V हटाना है, V हटा दे, हटा के बता दो वर्क डन इक्वल्स टू, मेरे को V हटाना है तो V की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूं IR, तो IR में रखा डॉट IT। अब I और I से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया I स्क्वायर RT। तो ये एक्सप्रेशन देखा देखा सा लग रहा है, अभी वेट अगर V हटाना है, हटा दे, I हटाना है तो I हटाना तो I इक्वल्स टू क्या होता है V बाय R। कैसे होगा, ये R इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर के डिवाइड है, तो W इक्वल्स टू V, I की जगह V बाय R इनटू T, तो W इक्वल्स टू क्या हो गया V स्क्वायर T अपॉन R। अच्छा सर मेरे को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, टाइम हटाना बस, तो इतना कितना आएगा बहुत अच्छा। ठीक है, अब तेरे क्वेश्चंस आएंगे ना तो जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा होगा तो उसमें ये नहीं कर सकता, तो ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता, देखो हटाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है ना कि करंट, यहाँ पर क्या करंट भी कांस्टेंट हो जाता है, करंट कांस्टेंट नहीं रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसा एग्जांपल पूछना है, इसके एग्जांपल ऐसे भी होती है जूल, कितनी होती है जूल, क्या होती है जूल। ठीक है, तो पता चल गया इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट, मतलब देखो पावर क्या होती है, पावर क्या होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर मतलब क्या है, पावर मींस द
रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम को करने की जो रेट है, किस स्पीड से किया जा रहा है वो काम, तो पावर है भाई। किसी के पास ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करेगा भाई। एक है मेरी तरह, ठीक है, और मेरे को बोल दिया भाई 20 वाले चढ़ गए तो ये काम करके आना है, मेरे को लगेगा 5 मिनट। और एक आपकी तरह हट्टा घट्टा, आपको बोल दिया भाई ये दे करके आना है, आपको 1 घंटा लगेगा। इसका मतलब क्या है, मेरे पास पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो पावर का मतलब क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कुछ नहीं है भाई, मजाक कर रहा हूँ। अभी पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला आया कहाँ से, देखो पावर फॉर्मूला P इक्वल्स टू क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अभी पढ़ना है, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, V into Q upon T। क्या मैं Q upon T को Y बोल दूँ, Q upon T चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। बहुत फटाफट है कुछ तो बोल VI, ठीक है। तो पावर इक्वल्स क्या हो गया VI, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या मैं लिख सकता हूँ VI की है ना, वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को PT भी लिख सकता हूँ। पावर सप्लाई कितने टाइम तक की गई, पावर सप्लाई कितने टाइम तक की गई। अब देखिए और फंडा निकल कर गया है तेरे पास कि सर इस एनर्जी से अगर पावर टाइम दे रखा हो तो कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ। यहाँ से अगर 1 जूल इक्वल्स टू 1, अगर मैं 1 जूल की बात करूँ 1 जूल इक्वल्स टू 1 वॉट सेकेंड। सर वॉट क्या है, वॉट है पावर की ऐसे है, पावर की ऐसे है, तो जूल किसके बराबर है, वॉट सेकेंड के। अब देख आपके घर में जो बिजली आती है ना उसमें आता 1 यूनिट, 1 यूनिट मिलाया, 2 यूनिट मिलाया, 7 यूनिट मिलाया, 3 रुपये यूनिट का लग गया। तो इसमें यूनिट जो होती है वो क्या होती है 1 किलोवाट आवर। 1 घंटे में आपने कितनी पावर यूज की, 1 किलोवाट आवर अगर यूज करें तो वो कितना बना आपका 1 यूनिट। सर इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है नहीं है, कैसे निकालते हैं, जूल बनाऊंगा इसको जूल बनाऊंगा कैसे, देख किलो का फंडा तेरे को याद है, किलो का मतलब क्या होता है 1000 लगा दे और उसको अगर वो वॉट है तो वॉट लग जाएगा, लीटर है किलो लीटर है तो लीटर लग जाएगा, ग्राम है किलोग्राम है तो ग्राम लग जाएगा, है ना। तो ये है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1000 वॉट इनटू आवर्स को सेकंड में कर, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कितने हो गए 3600 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर तेरे पास वॉट क्या जो कैलकुलेशन है कुछ नहीं करना, देख 36 से कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वॉट से क्या लिख सकता है तो जूल लिख सकता है, क्या लिख सकता है जूल, 3 4 5 ये जूल। इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, रूलर बनाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 3.6 into 10 to the power 6 जूल, ठीक है। तो अब सर ये हमने किया क्या, मैंने रिलेशन बता दी वो 1 किलोवाट का और जूल का, क्या रिलेशन होता है 1 किलोवाट और जूल, ये यूनिट यही होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जो ये पूछ सकता है कि मैंने 2 वाट की एक बल्ब है, 200 वाट का एक बल्ब है, इसको 30 घंटे के लिए चलाता हूँ, 30 घंटे के लिए चलाता हूँ और 1 यूनिट का रुपया मेरा इतना लगता है, तो सबसे पहले अगर यूनिट पूछ लिया प्रति यूनिट इतना रुपया लग रहा है तो उसके लिए उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट आवर में, ठीक है। सबसे पहले किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद होगा, ठीक है। अब देख लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, इतना आई होप तुमको बहुत समझ में आया अच्छे से, मैंने पता नहीं समझा पाया कि नहीं आया, लेकिन हाँ मेरे को उम्मीद है कि मैंने जितना दिया बैठ दिया तेरे को समझ में आया, ठीक है। आगे देख लास्ट हीटिंग इफेक्ट का मतलब है कि अगर मैं करंट को लगातार एक रेजिस्टेंस में से फ्लो करवाता रहूँगा तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कभी वो लोटिया देखा है, लोटिया नहीं मतलब रेड कलर का येलो वाला बल्ब आता है ना, बल्ब भाई देख उसके अलग अलग नाम है, लट्टू, तो हम तो उसको लोटिया ही बोलते हैं, या हमारे यहाँ ऐसे होता है लोटिया बोलते हैं उसको, ठीक है। रेड कलर वाला जिसमें टंगस्टन का वायर होता है, तो वो गर्म हो जाता है एकदम, 10 मिनट चलाने के बाद एकदम गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस है उसमें से करंट फ्लो करवाया जा रहा बार बार लगाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो करंट जो है वो फिर हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है। अब सर हीट कहाँ यूज होता है हमारे, होता भाई तुम्हारे गीजर देख लो, अवन देख लो, इलेक्ट्रिक हीटर देख लो, हाँ सर आयरन प्रेस टोस्टर क्या है वो हीटर की एग्जांपल है, पता है क्या आई करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ R and टाइम T B द टाइम फॉर व्हिच द चार्ज विल फ्लो, ये सब मालूम। देन द वर्क डन टू मूव द चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस V W इक्वल्स टू Y, वो अभी मैं बता के आया हूं,
ठीक है। V इक्वल्स टू P एनर्जी, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी क्या होती है, हीट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हीट एनर्जी क्या होती है, कितने टाइम तक पावर दी गई, फॉर हाउ मच टाइम पावर इज सप्लाई, पावर कितने टाइम तक दी गई, ठीक है। और ये जो निकलता है, अब देखो मैं फंडा बताऊं, जूल से जुड़ा हुआ, जूल्स हीटिंग लॉ। ये क्या है, कुछ नहीं, पहले क्या हीट, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है, डायरेक्ट उसको ऑब्जेक्ट में आ सकता है, कुछ स्टोरी के बाद हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं रेजिस्टेंस, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ से फॉर्मूला बन क्या था, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। और एक्सपेरिमेंटली मैंने ये पाया, मैंने खुद ने किया एक्सपेरिमेंट, ये डाटा आया कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो I स्क्वायर RT X वर्सेस I स्क्वायर RT, ये है हमारा जूल का हीटिंग का लॉ, जूल हीटिंग लॉ, ठीक है। यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म हो जाता पूरा, ठीक है। मैंने एक एक बाल की खाली बात में बताई, मेरे को होना शॉर्ट था लेकिन बड़ा हो गया पूरे वीडियो का। लो भाई 2024 के क्वेश्चन पीवाईक्यूज पढ़ते हैं हम लोग, पीवाईक्यूज यही साथ में बने थे जिससे कि लोड ना पड़े तो देख 3 एम्पीयर करंट इज पास थ्रू 10 ओम फॉर 2 सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट। अरे सर क्या क्या देखता है, आइडेंटिफाई कर, तेरे को क्या हीट पूछा है, H प्लस क्या होता है I स्क्वायर RT, ये होता है ना, हाँ कि ना, हाँ। अब क्या करता है, I देखता है तेरे को 3 एम्पीयर, यस सर मजा आया, रेजिस्टेंस 10, ओहो सर क्या ही करा क्वेश्चन, टाइम 2 सेकंड। अरे सर एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना, ध्यान ये रखना है कि अपने को जितनी भी यूनिट है वो सारी कैसी लेनी है, ऐसा यूनिट, ऐसी ऐसा यूनिट, मतलब अगर मिली एम्पियर देना तो उसको मिली को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम्पियर में। मिली में कुछ नहीं होता भाई, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसके आगे अगर मिली एम्पियर हो तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब H इक्वल्स टू I स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस ये आएगा इनटू 10 इनटू 2, H इक्वल्स टू 9 इनटू 10 इनटू 2, कितना हुआ, अरे कितना हुआ, 9 दूनी 18 डालो, ये 180 180, और हीट की ऐसा यूनिट, हीट भी एनर्जी है तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी, जलो भाई, जूल, हीट मींस, हाँ चलो जूल। अब देखो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब देख आराम से लेना, आराम से मत देखो, एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप इसको करना है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, मतलब मान ले A से B तक करंट फ्लो हो रहा है तो हम करंट ड्रॉ करेंगे, मैनुअली करंट ड्रॉ करेंगे। सर ये I गया यहाँ तक I ही रहा, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये I1 और I2 में टूट गया, तो जहाँ I1 और I2 आ गए मतलब करंट में डिवाइडेशन हो गया, इसका मतलब वो किस में हो गए, पैरेलल, मतलब ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली और ये वाला कॉम्बिनेशन ये इसमें पैरेलल है। बट उससे पहले ये I1 जो है इसमें भी है, अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगा, मेरे को कम करते जाना रेजिस्टेंस को क्या करना है, कम, तो मैं क्या डायरेक्ट इनको कर दूँ, नहीं सर फिर इसका क्या होगा, अकेला थोड़ी रहेगा, तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि जो एक साथ है, अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो इनको कर देते ना पहले तीनों को, नहीं भाई तीनों कैसे करते, इसमें पहले इनको एक करना पड़ेगा, इनको एक करना पड़ेगा, आगे ना, हाँ फिर इन दोनों को एक करना पड़ेगा, तब जाकर के इसके साथ सीरीज में आएगा, ठीक है। अब देख पहले देख ये दोनों खुद ही सीरीज के अंदर है, खुद ही सीरीज के अंदर पैरेलल में कब आएंगे, ये जो पूरा सर्किट है ये वाला, ये पैरेलल में कब आएगा, जब ये दोनों मिलकर एक हो जाएगा, एक कर देते हैं, हाँ एक करते हैं। तो देख नाम ले ले R1 R2 R3, मैं ओरली बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कर, तीनों तीन कितना हो जाएगा 6, सीरीज में होता है डायरेक्ट ऐड कर देते, सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देते, तीनों तीन 6, तो इसका फिर दूसरे वाले में करेंगे तो 1/r डैश इक्वल्स टू, अब तो r डैश ले r डबल डैश ले, उसमें कोई फर्क नहीं है, इक्विवेलेंट एक ही बार ले सकते हो क्योंकि एक जैसे वेरिएबल्स बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, इसलिए हम r डैश ले लेते हैं, r डबल डैश ले लेते हैं, 1/6 प्लस 1/6, सर r डैश कितना आएगा 1/r डैश इक्वल्स टू
ये कितना है 6 सर, ये हो गया ऊपर 2, एक और एक 2, 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू कितना हो गया, ये कितना हो गया बोल 2 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 3, जिसको हम बोलेंगे 3। हाँ, आर मतलब ये आर की वैल्यू है आर डैश। देखो एक फंडा बता रहा हूं, एक फंडा बता रहा हूं, अगर दो रेजिस्टर्स है ना उनको निकालने का बहुत तरीका एकदम इजी है, तरीका बहुत इजी है, बताओ कैसे बता दो। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऊपर देख, अगर पैरेलल में है रेजिस्टेंस निकालना है तो ऊपर तो मल्टीप्लाई करते हैं जो रेजिस्टेंस है 6 6 ना, तो 6 into 6 करते हैं, ठीक है। डिवाइड करते हैं क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके लेते हैं डिवाइड, तो 6 + 6, तो r डैश इक्वल क्या हो गया 36 अपॉन 12, r डैश इक्वल है 3। और जो समझदार है समझ में आया हो किया क्या है, मतलब जो मैथ्स में थोड़े अच्छे हैं उनको पता चल गया कि मैंने क्या किया, कोई ट्रिक नहीं है भाई, कोई ट्रिक नहीं है। मतलब दो रजिस्टर्स है, मैं बता दूं ना, दो रजिस्टर्स है R1 और R, अगर ये पैरेलल में तो सर हम क्या बोलेंगे R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। अब ये क्या करते हैं लोग, एलसीएम लेते हैं R1 R2 और ये लेते हैं। अब जब एलसीएम लिया इनके पास वो कॉमन चीज नहीं है, इसके पास जाता है, ये इसके पास में क्या जाएगा, ये जाएगा R2 प्लस R। सर रेसिप्रोकल कर देते हैं हम वैल्यू निकालने के लिए, तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस, यही बनना है, हमने यहाँ लगा दिया, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, कोई वो लोचा नहीं कुछ, ठीक है। अब देख इन दोनों को जब मैंने जोड़ दिया, छोटा कर दिया, इनको एक कर दिया, एक करने का काम करना भाई, हेल्प करो किसी की, इन दोनों को एक करना है, तो यहाँ पर 3 हो गया, दोनों का 3 हो गया, और सर ये 3 और 3 दोनों इसमें आ गए सीरीज में, और सीरीज में आते हुए क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं 3 और 3 6, तो इसका आंसर कितना जाएगा 6 ओम, ठीक है। देख मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस जरूर करना, मैं जरूर लेके आऊँगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर आगे, लेकिन ये क्या है लेक्चर बहुत बड़ा होगा, ठीक है, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आराम से डिफाइन कर देना, क्या होता है कि भाई दो टर्मिनल्स होते हैं, उनके बीच में एक चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ऐसे क्या है वोल्ट है, ठीक है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्टमीटर हाँ लगाया जाता है। और ये कैसे लगाया जाता है, पैरेलल के अंदर लगाया जाता है। वीआई ग्राफ बनाना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वीआई ग्राफ बनाएंगे, तो भाई ये क्या हो जाएगा सर, ये इसको V मान लो, ये I मान लो, मान लो क्या होता है ये लो, ठीक है, वीआई ग्राफ में चला 2022 में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके एक्सटेंट क्या होता है, आराम से ले लेना, इजी है, मेरे को विश्वास हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए कौन सा मॉडल लगाया जाता है, बताया जाता है एमीटर होता है, एमीटर किस पर लगाया जाता है तेरा सीरीज के अंदर। लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल स्टडी का मतलब है एक सेल, दो सेल, तीन सेल। अब सर हम वेरिएशन ऑफ सेल्स कैसे बता रहे हैं, कुछ नहीं भाई, ये बना दें, ठीक है, ये बना दें और इसके ऊपर ये लगा दें, इसका मतलब है वेरी कर रहा है सेल को वेरी कर रहा है, और यहाँ लगा देते हैं रेजिस्टर, ये कनेक्ट कर दें इसको क्या कर दिया है, हाँ ये तो कनेक्ट हो गया, ये तो कनेक्ट हो गया, ऐसे कनेक्ट कर दो और यहाँ लगा दी, ठीक है, ये तेरा हो गया डन, ये तेरा क्या हो गया प्रैक्टिकल ओम्स लॉ का डायग्राम, ठीक है। अब देख ये आइडेंटिफाई बाय डिवाइस वाई को आइडेंटिफाई कर, वाई क्या है, वाई अगर सीरीज में लगा हुआ है तो फिर वो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, सीरीज में लगा हुआ है तो क्या होगा एमीटर होगा, अटैक से होगा। चल अगर मैं यहाँ पूछूं ये कौन सा है, अगर ये कौन सा है तो ये कौन सा हो गया वोल्टमीटर हो गया, सर पैरेलल में लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है चला लेते होने वाला है। राइट द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज p and q फॉर व्हिच द लेंथ ऑफ कंडक्टर, देख क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है, इससे क्या बोला p और q को आइडेंटिफाई करो, p की वैल्यू और q की वैल्यू क्या असर पड़ेगा जब उसकी लेंथ को आधा कर दिया जाए, लेंथ को आधा कर दिया जाए। इसका मतलब देख p जो है वो तो है तेरा रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि ओम है इसकी वैल्यू, हां ओम इसकी एसएन है, और q जो है वो है तेरी रेजिस्टिविटी रो, क्यों इसकी एसएन क्या ओम मीटर। अब ये जो आपकी एसएन मीटर ना बहुत हेल्प करती है आपकी, अगर ऐसे ही देख करके आपको पता चल जाता है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना था 8 × 10⁻⁴ ओम मीटर। अब देख मैंने बोला था रेजिस्टिविटी किसी भी मेथड की चाहे आधी कर दो, चाहे डबल कर दो, चाहे बढ़ा दो, चाहे एरिया बढ़ा दो, कुछ भी कर दो,
रेजिस्टिविटी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, तो मैं क्या बोलूँगा Q इज इक्वल टू तेरा यही रहने वाला है 8 × 10⁻⁴ ओम। तो सर इस P क्वांटिटी के साथ क्या होगा, इसने ये बता क्या किया इसने, लेंथ पता है ना, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, हाँ या ना बोल, हाँ, अरे हाँ या ना बोल जल्दी बोल, हाँ। तो अगर लेंथ को आधा किया तो रेजिस्टेंस को इसी फैक्टर से आधा करना, मतलब अगर इसको आधा किया तो दरवाजे को भी आधा कर दो, तो ये रेजिस्टेंस जो है P वो कितना हो जाएगा 2.5 ओम, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक वे से लिखकर क्या है कि ऑन डिक्रीजिंग इट्स लेंथ R is directly proportional to L, so the length is half, so the resistance is half। ये पूरा देख भाई ये होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन हो रहा है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अरे कर लिया है, ये रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट हुआ है। राइट द नेम ऑफ एनी टू डिवाइसेस जूल सीटी लवर, भाई देख तेरा इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, आयरन हो गई, गीजर हो गए, सारे के सारे किस पर बेस्ड है, जूल सीटी लवर। अब देख 3 रेजिस्टर कॉम्बिनेशन का कनेक्टेड इन सीरीज, इसको क्या करना है, फार्मूला डिराइव करना है। फार्मूला होता है कि R1 R1 प्लस R2 R3, ये डिराइव करना है। तो बताया मैंने सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस एक तरफ तो पूरे सर्किट का रखेगा और दूसरी तरफ तीनों सर्किट्स का अलग, तीनों जो रेजिस्टर्स है उनका अलग अलग, फिर उसमें से I कॉमन लेकर के I को I से उड़ाएगा, R इक्वल कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेगा इसको। ले भाई फटाफट चार्ज कैसे चार्ज गुना बोल क्या है बता क्या है, चार्ज कैसे गुना होती है। अगर ये सर्किट बड़ा प्यारा सर्किट है और ये मैं स्पेशली ले लेके आया, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है। अब देख A और B के बीच में क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट, ठीक है, लिख देता है R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में। तो मैंने कहा ये ले बढ़ा दे इसको, करंट ट्रांसफर I, सर ये I1 हो गया, यहाँ पर भी सर I1 हो गया, सर इधर भी I1 हो गया, लेकिन इधर कैसे हुआ समझाऊं, इधर से ये बाय अलग अलग हो गए, तो इसमें करंट लग जाएगा, इसमें करंट लग जाएगा, लेकिन ये दोनों सेमी कनेक्ट है, तो इसमें I1 तो ये भी I1, तो मतलब ये दोनों इसमें आगे करे सीरीज में, और ये इसमें आ गया, ये पूरा जो सीरीज में खत्म होगा ये आएगा, तो इसके साथ इसमें आएगा पैरेलल के अंदर, ये पूरा सीरीज के अंदर खत्म होगा तो इसके अंदर कैसे आएगा, पैरेलल के अंदर आएगा। तो ये हो जाएगा सर्किट कैसा बन जाएगा, सर ये लोग ये फालतू में डरा रखा है, कुछ नहीं है, तो हाँ सर समझ में आ गया, ये लो सर 4 ओम, चल ये A ये B, जोश ऊपर से ऊपर होना चाहिए, पढ़ते रहो, सीरीज है ना पहले तभी तो पैरेलल में रहेगा, इनको पैरेलल में कब जाएगा, जब ये हट जाएंगे दोनों एक हो जाएंगे, तभी तो सीरीज पैरेलल में नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, सीरीज का फॉर्मूला क्या बोला मैंने अभी, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस सबको ऐड कर देते, तो यहाँ पर R इक्वल कितना हो जाएगा 4, अब ये 4 होना, ये 4 होना, पैरेलल में, पैरेलल वाले का फॉर्मूला, अरे सर फॉर्मूला क्या था, कुछ नहीं था, अभी मैंने बता दिया, R1 R2 इन दोनों मल्टीप्लाई कर 4 × 4 अपॉन ऐड कर दे 4 + 4 कितना हो गया 16/8 which is equals to 2। उस तरीके से निकाल सकता, उससे निकाल के आना तरीका दोनों से है। अब देख कितना है इसका 2। अब ये ओरल कैसे करता हूं, सर इतना मैं बिल लगाते नहीं, ओरल करते 2 और 2 4। अब देख 1/4 + 1/4, 4 तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 1/2, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2 which is equals to 2। ओरल नहीं ऐसे क्वेश्चन उड़ा, अरे यार अंडरस्टैंड W मैं सिंबल लिख रहा हूं, तो स्पेलिंग लिख रहा हूं, ठीक है। अब देख व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट, रियोस्टेट का काम क्या होता है बताया ना कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकता है, मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। हम एक ही सर्किट में बार बार रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, रियोस्टेट लगाने से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, देख भाई सीरीज कॉम्बिनेशन 2-3 बार पूछ लिया है, फॉर रेजिस्टेंस R1 R2 R3 लगा 4 लगा दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बना दे तेरा मैं बना दोगे फटाफट, बहुत टाइम गया। R1 R2 R3 4 हो गए ना सर, तो R4 करंट सब में सेम रहेगा, सर्किट बना कंप्लीट कर सर्किट, ठीक है। ये ले बैटरी तो 1 की बना, 2 की बना, 3 की बना, 3 की बना, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ये जरूर बना के आना, उसमें एग्जामिनर राज्यों के नंबर देगा, ये V1 ये V2 ये दरिया इसमें अंदर
ये V3 सर V3 अरे 4। हाँ अब कर लेना इसको, ठीक है कर लेगा। चल 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 वैसे बहुत टाइम हो रहा है। ले अमाउंट ऑफ हीट अब भी करते हैं, करवा के लोग तो करेगा मुझसे, ये तेरा करने का काम है। नहीं करेगा तो नंबर नहीं है, मैं बोलना फिर। चलिए बोलो मॉडल पेपर में आ गया हम। मॉडल पेपर में क्या बोलते हैं 7 नंबर का चैप्टर, 7 नंबर देखते हैं पक्के लगा दो यही से। एक इलेक्ट्रिकल में 220 वोल्ट से करंट है, 0.5 एम्पीयर उसमें करंट जा रहा है, तो देखो क्या निकालनी पावर। पावर का फार्मूला करंट और देख यहां पर क्या वोल्ट और करंट, वोल्ट एंड करंट की फॉर्म में क्या होता है P VI। P V कितना है 220, I कितना है 0.5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बोल 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 एक्सप्रेस। ठीक है ये देख द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन किस पे करती है सर, लेंथ पे करती है। हाँ लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेचर पे भी डिपेंड करती है, मतलब सब पे। ठीक आगे 1 kWh किलोवाट आवर मैं स्पेशली बता के रखा कितना होता है 3.6 into 10 to the power 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है प्रैक्टिस करेगा तो आएगा, रिवाइज करेगा तो आएगा। ऐसे हाथ पे बैठने से नहीं आती, मेहनत करनी पड़ती। सफलता हाथ पे हाथ बैठने से सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टर, अननोन रेजिस्टर मतलब R मान ले, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पीयर, 2.5 मिली एम्पीयर का करंट फ्लो है। फाइंड द वैल्यू। अब देख ऐसा रिलेशन है जिसमें V I और R आ रहा है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा आई यार। हाँ सब ये याद है और कुछ नहीं यार, हर जगह तुम कौन सा लगा सकते हो, हर जगह नहीं होगा ध्यान से। तो V इक्वल्स टू आई आ गया, R अननोन है, R निकालना है, I कितना है सर 2.5 मिली एम्पीयर। तो मैंने क्या कहा अगर मिली एम्पीयर है एम्पीयर बनाओ, तो एम्पीयर बनाने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया एम्पीयर में, मतलब 0.25 मिली एम्पीयर। अगर इसको मैंने 2.5 को 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये बन गया मेरा एम्पीयर। अब देख इसको थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल ले लेते हैं, तो कितना 2.5 into 10 to the power -3 ठीक है। अब इसको यहाँ लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर लेना इसका डिस्टेंस कितना। ठीक है कर लेना सही है। आगे देखो सर्किट डायग्राम बनाना है, 3 रेजिस्टर का, 3 रेजिस्टर R1 R2 R3 और फार्मूला निकालना है। मैंने बता दिया अच्छे से, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल के अंदर ये फार्मूला निकालना सिखा दिया मैंने। ठीक है इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं जरूर ट्राई करूंगा कि तुम्हारे लिए क्वेश्चंस की सीरीज भी लेकर के आऊं ताकि तुम्हारे जो क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है वो भी कंप्लीट हो। ठीक है अब हमारा जो बचा हुआ काम है भाई सब बड़ा सा बने रहो, तुम्हारा भी उद्धार हो हमारा भी उद्धार। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।